फिजिक्स कमांडोज केम छो कसकाय हाउस द जोश वेरी हाई। फिजिक्स के साथ साथ आज से हम बायोलॉजी के भी कोर्सेस लेके आएंगे। एक से बढ़कर एक वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और इस वीडियोस पर आपका बहुत सारा ढेर सारा प्यार आना चाहिए। यही उम्मीद, इसी उम्मीद के साथ हम चैप्टर शुरू करते। ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू करेंगे हम। तो चलो देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो ये एक बड़ी खुशखबरी कि आज से हम बायोलॉजी भी स्टार्ट कर रहे हैं नीट के लिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कोशिश करेंगे करने की, कंप्लीट करने की। सबसे पहले सबसे चैलेंजिंग जो चैप्टर्स होते हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे हम। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ना। बहुत बाहर से भी क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। हमेशा ऐसे ज़रूरत नहीं कि जो हम सिखाए वही आए, हो सकता है कि और आगे के लेवल का है ना। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है आपको। तो ये जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये चैप्टर लिया है हमने, ठीक है। तो समझो ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, यही होता है ब्रीदिंग, है ना। जो नॉर्मली हम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं योगा करते वक्त, या नॉर्मली जब ब्रीदिंग करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग, उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। क्या होता है उसमें, सिर्फ ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। ये होता है ब्रीदिंग प्रोसेस। तो ब्रीदिंग के साथ एक वर्ड होता है रेस्पिरेशन, जिसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। कहते हैं हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम बायो वाले जो होते हैं, बायो वालों को बहुत ज्यादा इसके बारे में चौकन्ना रहना पड़ता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग बात है। ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन, यहां तक बात खत्म हो जाती है। ब्रीदिंग बस इतना ही, बस। अब जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, इनहेल करना मतलब सांस अंदर लिया, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया वो ऑक्सीजन जब फूड के पास जाता है, वो ऑक्सीजन जब फूड के न्यूट्रिएंट्स के पास जाता है तो वो उनको ऑक्सीडाइज कर लेता है। क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो रेस्पिरेशन और उस ऑक्सीडेशन की वजह से जब हमारे न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। समझ गए कितना डिफरेंस है। ब्रीदिंग मतलब सिर्फ इनहेलेशन एक्सहेलेशन, लेकिन रेस्पिरेशन मतलब उस ऑक्सीजन की मदद से, जो इनहेल किया है उस ऑक्सीजन की मदद से फूड को ऑक्सीडाइज करना और उससे एनर्जी लेना, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। अब एक बात देखो, एक बात समझो यार, ऑक्सीडेशन जब भी होता है, किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन होता है, तो यहां से ऑक्सीडेशन किसी भी चीज का हो, दुनिया में किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन हो, तो एनर्जी एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। आर ई आता है, एक ही आता है, हाँ। एनर्जी रिलीज होती है जब भी ऑक्सीडेशन हो, एनर्जी रिलीज होती है। और जब भी रिडक्शन हो, तब क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो यहां पे अगर हम फूड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब बहुतों को पता नहीं होता ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब या तो एडिशन ऑफ O2, है ना, ये भी ऑक्सीडेशन होता है, या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं किसी को, या फिर हम ऑक्सीजन उससे छीन लेते हैं। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन किसी चीज को देते हैं या फिर उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। देखो पेन कैसा गया, दिख रहा होगा आपको कैमरे में, है ना, पेन ऐसा गया यहां से। तो रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है, सॉरी, रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इन दोनों को बहुत डिटेल में समझना है, बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन इज यूज्ड, समझ रहा है। एरोबिक मतलब क्या है, एरोबिक एयर की प्रेजेंस में, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज फूड न्यूट्रिएंट्स। खाने में जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं
उन न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए डायरेक्ट अगर हम ऑक्सीजन की हेल्प ले रहे हैं तो वो हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। ये तो 8वीं क्लास से पढ़ा है हमने, पावर हाउस कहते हैं इसको। यहां पर एटीपी बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, देखो एटीपी भी यहां पर बनती है, एनर्जी यहां पे बहुत ज्यादा रिलीज होती है, इसलिए मैक्सिमम एटीपी प्रोड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। आता है क्वेश्चन, नीट में आ चुका है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मेन सबस्ट्रेट क्या है? अब देखो हमने बात कर ली कि ठीक है फूड को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन फूड का कौन सा मेन सब्सटेंस, मेन सबस्ट्रेट कौन सा है? सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट मतलब जिसके ऊपर रिएक्शंस हो रही है ना, जिसके ऊपर रिएक्शंस हो रही है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। समझ गए? तो मेन सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का मेन ऑक्सीडेशन होगा और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इस एटीपी का तो हम यूज करते हैं हमेशा, है ना। अब एरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है? ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है? डन अंडर नॉर्मल हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रेट। जब आपके दिल की धड़कन एकदम नॉर्मल हो, मतलब मान लो जैसे मैं अभी बैठा हूं, मेरे दिल की धड़कन एकदम नॉर्मल है, मेरी ब्रीदिंग रेट एकदम नॉर्मल है। आप लोगों की हार्ट एकदम, दिल की धड़कन कैसी आपकी अभी नॉर्मल है? ऐसे तो नहीं भागे भागे आ रहे हो और वीडियो ऑन किया और देख रहे हो वीडियो, नहीं। जैसे कुत्ता पीछे लग गया तो क्या हो जाएगा उस वक्त? ब्रीदिंग बढ़ जाएगी ना, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। तो उस वक्त रेस्पिरेशन जो हो रहा होगा वो एरोबिक नहीं होता। उस पर बात करेंगे, नहीं होता तो कौन सा होता है। तो यहां तक समझ गए एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब, अब समझ में आ रहा है, इन दोनों को देखो, इन दोनों को अपोजिट मान लो। अब एरोबिक मतलब इसमें ऑक्सीजन यूज हुआ, अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर विदाउट ऑक्सीजन। देखो यहां पर है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बिल्कुल यूज नहीं होता, वो होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसी को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन, देखो फर्मेंटेशन प्रोसेस कहीं पर अगर तुमने कभी पढ़ा होगा तो फर्मेंटेशन से ही हम मतलब चीज या जो डो होता है हमारा इडली के लिए जो हम बनाते हैं, उसमें भी क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। और जो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बनने के लिए भी फर्मेंटेशन यूज होता है। तो इन सब प्रोसेस में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, कैसा रेस्पिरेशन? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें जो मेन सबस्ट्रेट है वो भी ग्लूकोज ही होगा, ग्लूकोज ही होगा ना वो भी। जैसे इसमें भी ग्लूकोज था, इसमें भी ग्लूकोज। अब लेकिन बात ऐसी आती है ना, यहां पर ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। यहां पर एटीपी कम प्रोड्यूस होगा, लेस एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मान लो यहां पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कुछ, जस्ट इमेजिन 100 एटीपी बने, जस्ट इमेजिन, ठीक है, असलियत नहीं है ये, जस्ट एग्जाम्पल के लिए 100 बने। यहां पर कितने बनेंगे? यहां पर 25 बनेंगे, मतलब बहुत कम बनता है, बहुत कम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, इसलिए ये यूजफुल नहीं होता। ठीक है, और इसका साइट कहां पर है? इसका साइट साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मतलब सेल का एनवायरनमेंट, न्यूक्लियस के बाहर जितना भी चीज है वो सब साइटोप्लाज्म में ही घूमता है, तो साइटोप्लाज्म। और यहां पर क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कब होता है? कब होता है? जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आती है, तब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसे बहुत दिन बाद उठकर अगर तुमने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, या तो एक दिन में तुमने बहुत ज्यादा वजन उठा लिया, तो क्या होता है? हाथों में गोले आते हैं, बहुत दर्द होता है, हाथ है ना, हाथ दर्द होता है, पैर दर्द होने लगती है, थाइस दर्द होने लगते हैं, ऐसा लगता है कोई अंदर से मसल्स को ऐसे मतलब पूरा दबा रहा है, ऐसे लगता है ना। तो वो क्यों होता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। लैक्टिक एसिड सिक्रेशन पढ़ा होगा कहीं ना कहीं यार, वर्ड तो पता होगा, लैक्टिक एसिड। एक एसिड रिलीज होता है, उस एसिड की वजह से हमें दर्द महसूस होता है। तो यहां पर ये हमने डिस्कशन किया एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इन दो तरह के रेस्पिरेशन की बात की है। इसके बाद हम सीधा चलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
जो बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत मेहनत से, मतलब सिर्फ ऐसे पेन चलाया है, मेहनत ऐसे भी नहीं की मैंने, लेकिन पेन चलाया है, पेन चलाकर डायग्राम बना है। तो देखते डायग्राम आपको पसंद आना चाहिए। तो अब अगले स्लाइड पर चलते हैं हम। तो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये पेन से बनाया है। बनाना पेंसिल से चाहिए था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, पेंसिल अभी इतना अवेलेबल नहीं है। तो छोटे है क्या आप पेंसिल यूज़ करने के लिए हैं? तो ये देखो, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ से ऊपर ऊपर मैं तुमको बता देता हूँ। ये है एपिग्लॉटिस, पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। तो ये है, कोई मुश्किल नहीं, आसान है। ये एपिग्लॉटिस है, ये लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया। कुछ कुछ तो पता होगा आपको, सब कुछ नहीं, मैं नहीं कह रहा आपको सब पता होना चाहिए, कुछ तो पता होगा। ये लंग्स है, ठीक है। और इसको किस तरह से बनाया गया है, ये है हमारा राइट साइड, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड। मतलब जैसा जैसा हमारे सिस्टम में ना एक्चुअल में, वैसा फोटो यहाँ पर है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। और ये डायफ्राग्राम नाम सुना होगा। ये हमारी कटी हुई रिब्स, कटी हुई मतलब यहाँ पर दिखाई है, रिब्स से ऐसे जाते हैं ना, रिब्स ऐसे उठकर जाते हैं थोरैसिक चैम्बर बनाने के लिए, यहाँ से उठकर जाते हैं, बंद करते हैं इसको, केज बनाते हैं एक। तो यहाँ पे कटी हुई है, यहाँ पर मतलब बनाने के लिए बना दी है। अब इसमें एक एक लेबलिंग के पास जाएंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे हम, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, एकदम ध्यान, फुल फोकस्ड रहो, फुल फोकस्ड। ये देखो, ये एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस। अच्छा, एपिग्लॉटिस क्या होता है? ग्लॉटिस वर्ड सुने हो? ग्लॉटिस, ग्लॉटिस मतलब होता है ओपनिंग, ग्लॉटिस मतलब होता है ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ठीक है। ये देखो, ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप होता है, और इस विंड पाइप का ओपनिंग जो होता है वो ग्लॉटिस होता है। मतलब मान लो यार, ये अगर तुम्हारा ट्रैकिया जा रहा है ना, ऐसा ट्रैकिया, तो इसका ये जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग, इसको ग्लॉटिस कहते हैं। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर होता है, इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर होता है। ये देखो, ये कवर होता है। ये कवर क्या करता है, मान लो जब तुम खाना खा रहे हो, खाना खाते वक्त क्या हुआ, खाना खाते वक्त गलती से, कभी कभी नहीं, क्या मतलब, खाना खा रहे हो तुम, विंड पाइप का रास्ता भी वही है, और फूड पाइप का, ईसोफेगस का भी रास्ता वही है। तो कभी ऐसा ना हो जाए तो जो तुम खाना खा रहे हो वो ईसोफेगस में नहीं गया और विंड पाइप में चला गया, है ना। ऐसा हो जाता है तो तुमको बहुत जोरों से खांसी आती, बहुत जोरों से, कभी अगर गलती से हो गया तो। ये चीज ना हो, ये चीज हमेशा ना हो, इसलिए एपिग्लॉटिस होता है। एक इलास्टिक कार्टिलेजिनस कवरिंग होती है, वापस इलास्टिक होती है, कार्टिलेजिनस होती है, ठीक है। क्योंकि देखो, क्वेश्चन कैसा ट्रिकी आ सकता है, वो बोलेंगे फाइब्रस कार्टिलेजिनस, फाइब्रस मतलब समझते हो ना, सख्त। इलास्टिक, इलास्टिक कैसा हो गया, एकदम बलून, बलून का होता है ना, बलून, बलून का कवरिंग, वैसा इलास्टिक कार्टिलेजिनस कवरिंग। प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप, और विंड पाइप क्या होती है, ट्रैकिया, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम लैरिंग्स पर। एक मिनट, एक मिनट, लैरिंग्स पर आते हैं। लैरिंग्स मतलब, सुना है ना, लैरिंग्स का नाम तो सुने हो, ऐसे ही तो नहीं आगे बायोलॉजी लेने के लिए, ऐसे ही 11th में तो नहीं घुस गए, 11th 12th, या ऐसी तो नीट की पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि लैरिंग्स नहीं पता। लैरिंग्स मतलब क्या होता है, विंड, लैरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स, है ना, साउंड बॉक्स कहते हैं। तो ये अपर मोस्ट पार्ट होता है ट्रैकिया का। देखो, ट्रैकिया यहाँ से शुरू हुई है, ट्रैकिया यहाँ से शुरू हुई है, पूरी ट्रैकिया है ये। ट्रैकिया का सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो लैरिंग्स कहलाता है, ठीक है। ये 9 कार्टिलेजेस से बना होता है, बोन कार्टिलेजेस, कुछ कुछ तो पता होगा, बोन कार्टिलेजेस। तो कार्टिलेजेस से बना है, जैसे हमारा टिप ऑफ नोज कार्टिलेज से बनी है, हार्ड बोन से नहीं बनी है। तो देखो ना, टच करके देखो, हमारे ईयर को टच करो, पिन्ना को टच करो, पिन्ना मतलब एक्सटर्नल ईयर होता है, उसको टच करो, मुड़ रहा है ना, एक तो एकदम सख्त तो नहीं है किसी का पिन्ना, तो पता चल गया एकदम सख्त है, हिल ही नहीं रहा है। तो कार्टिलेज वो होता है।
तो ये 9 कार्टिलेजेस से बना हुआ है। लैरिंग्स 9 कार्टिलेजेस से बना हुआ है। इसको कुछ हो गया तो तुम्हारा वॉइस चला जाता है ना। अगर लैरिंग्स में कुछ हो गया तो वॉइस चला जाता है। वो एक मूवी थी ना, कोयला थी शायद, जिसमें शाहरुख खान को बहुत सारे अंगारे खिला दिए थे वो गुंडे ने, जो भी था वो, तो उसकी आवाज चली गई थी। देखा होगा तुम लोगों ने। ऐसा कभी मत करना, पता चलेगा तुमने भी कोयला खा लिया। फिर ये जो कार्टिलेज होता है, ये लैरिंग्स जो होता है ना, लैरिंग्स से ओपनिंग आती है। देखो ये ओपनिंग आ रही है ना, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, जिसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। तो लैरिंग्स ओपन्स टू ग्लॉटिस, ठीक है। अब ये ग्लॉटिस मतलब समझ गए। और ग्लॉटिस की कवरिंग क्या होती है? एपिग्लॉटिस। बहुत बार नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि ग्लॉटिस को क्या कवर करके रखता है? तो एपिग्लॉटिस, ठीक है। आंसर क्या है? एपिग्लॉटिस। अब आते हैं ट्रैकिया पर। तो ट्रैकिया विंड पाइप है। इजी लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में इसको विंड पाइप कहते हैं। ओपनिंग इज ग्लॉटिस। अब देखो, ये जो ट्रैकिया होता है ना, नॉन कोलैप्सिबल वॉल होते हैं, नॉन कोलैप्सिबल वॉल्स होते हैं। यानी कि मतलब समझो, ट्रैकिया कभी कोलैप्स नहीं करता। जैसे तुम सांस अंदर ले रहे हो, सांस बाहर, सांस मतलब तुम्हारी सांस नहीं, एयर, ठीक है। एयर अंदर ले रहे हो, एयर बाहर जा रही है, अंदर आ रही, उस वक्त ट्रैकिया से पास होगा, है ना। एयर कहां से पास होगा? ट्रैकिया से पास होगा। लंग्स में जाने के लिए ट्रैकिया से पास होगा। तो ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता उस समय। कोलैप्स क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट रिंग होती है, सी शेप की। ये जो दिख रहा है ना, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ये जो दिख रहा है ना, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है। ये इनकम्प्लीट क्यों बोला? इनकम्प्लीट क्योंकि आधी बनी हुई है ये, ऐसे नहीं, इसके पीछे से नहीं जा रही है। ये तो तुम समझ लोगे इसके पीछे से भी ये रिंग जा रही है, नहीं, ये इनकम्प्लीट रिंग्स है। कितने नंबर में? 16 से 17 इनकम्प्लीट रिंग्स है, सी शेप्ड के है और कार्टिलेजिनस है। तो कार्टिलेजिनस होने का फायदा ये है कि ये मूवमेंट देता है। मतलब मान लो मूवमेंट अगर हार्ड होता, बोन होता, तो पता चलता कि बोन तो हिलता नहीं है। अब बोन हिलेगा नहीं तो इसके अंदर मतलब एयर जाने के लिए ये ऐसे होता है ना, देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तभी तो ब्रीदिंग होती है। लंग्स भी कैसे होते हैं तुम्हारे? बलून के जैसे फूलते हैं फिर कम होते हैं, फूलते हैं फिर कम होते हैं, इसी तरह से होते हैं ना। कम मतलब साइज में, इंटरनली तुमको बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन देखो चेस्ट अप होता है, चेस्ट डाउन होता है, ब्रीदिंग लेते हो तब। तो उस वक्त ट्रैकिया कोलैप्स ना हो, इसलिए कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, और वो मूवमेंट अच्छे से हो, इसलिए कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। अब जो इसकी वॉल्स होती है, वॉल्स, ट्रैकिया के जो वॉल्स होते हैं, कौन से सेल्स से बने हुए हैं? कौन से सेल्स ने उनको लाइन किया हुआ है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अभी के लिए नाम बस याद रखो, इतना याद रखो, कहीं पे पढ़ा था, मतलब कभी क्वेश्चन अगर सामने आ गया तो तुम बता पाओगे, मतलब क्लिक करेगा माइंड में, कौन सा था? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। अब आते हैं यहां से, एक मिनट। अब देखो, अभी चार्जिंग खत्म होने वाली थी, जल्दी से मैंने इसको लाइफलाइन दे दी, चार्जिंग के लिए लगा दिया मैंने फ़ोन को। अब देखो ट्रैकिया हो गया हमारा। अब ट्रैकिया के बाद ये ट्रैकिया जो होता है, ये ट्रैकिया यहां पर आकर, इस पोजीशन पर आकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और ये जो दो हिस्से होते हैं इनको कहते हैं हम प्राइमरी ब्रोंकस। कंबाइन में अगर बोलेंगे तो ब्रोंकाई बोलते हैं हम, प्राइमरी ब्रोंकस। क्या कहा, कैसे बना? फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ ट्रैकिया एट 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। आगे चैप्टर में जब हम स्केलेटल चैप्टर में जाएंगे तब हम समझ लेंगे कि वर्टिब्रास क्या होते हैं। हमारे पीछे हमें पता है ना, वर्टिब्रास 26 वर्टिब्रास होते हैं हमारे अंदर, जो रिंग्स बनी होती है, जो टच करोगे तो महसूस होती है। तो थोरैसिक वर्टिब्रा 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, मतलब इसके पीछे 5th थोरैसिक वर्टिब्रा होगा, इसके पीछे होगा, वहां पर ये डिवाइड होता है ब्रोंकस में। ये होता है राइट ब्रोंकस, ये होता है लेफ्ट ब्रोंकस। और फिर यहां से प्राइमरी ब्रोंकस से सेकेंडरी ब्रोंकाइस बनती है।
यानी कि यहाँ पे जो आते हैं, यहाँ पे आने के बाद जो डिवीजन शुरू हो जाता है वो कहलाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। यहां से जाता है टर्शियरी ब्रोंकाई की तरफ, मतलब फर्दर डिवीजन, जितने डिवीजन होंगे उतना हम नाम उसको वन लेवल अप करके बताएंगे। फिर यहां से ये जो टर्शियरी दिख रहा है, टर्शियरी से आता है, टर्शियरी से आता है ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स से एल्वियोलाई। फंक्शन समझेंगे एल्वियोलाई का, अच्छा फंक्शन है क्योंकि यही तो मेन है, ये नहीं तो कुछ नहीं। तो उससे पहले हम यहाँ आते हैं, कुछ लेबलिंग्स यहाँ पे दिए इस पेज पर गिवन है, तो इस पेज पर पहले डिस्कस करेंगे फिर अगले पेज पर जाएंगे। तो यहाँ देखो, ये हमारे दो लंग्स है, ये है राइट और ये लेफ्ट साइड का लंग। इन दोनों लंग्स में डिविजन्स होते हैं कुछ। ये जो राइट साइड का लंग है इसमें थ्री डिविजन्स होते हैं। कितने होते हैं? थ्री डिविजन्स होते हैं। ये देखो दिख रहा है सुपीरियर, इसको अब हम इसको लोब कहते हैं, लोब। ये हो गया सुपीरियर लोब, ये हो गया मिडल लोब, और ये हो गया इंफीरियर लोब। ठीक है, सुपीरियर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर। राइट साइड में 3 होते हैं, लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 डिविजन्स होते हैं। ये होता है सुपीरियर डिवीजन, ये ऊपर वाला जो रीजन होता है वो होता है सुपीरियर, नीचे वाला जो होता है उसको कहते हैं इंटीरियर। तो राइट साइड में कितने हुए याद रखो, नंबर याद रखो, क्योंकि कभी ऐसे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस तो आ सकते हैं, आने के चांसेस होना चाहिए क्योंकि एम्स भी आ गया है, तो 2021 में चांसेस होने चाहिए। ठीक है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ 3 डिविजन्स होते हैं और यहाँ पर 2 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये देख रहे हैं हम, व्हाट इज दिस, ये जो 2 लेयर दिख रही है, ये 2 लेयर कौन सी है? तो इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? इन लेयर्स को, ये जो बाहर वाली दिख रही है, बाहर वाली लेयर, वो है आउटर प्लूरा, और ये जो अंदर वाली दिख रही है, ये अंदर वाली लेयर, इसको हम कहते हैं इनर प्लूरा। इन दोनों प्लूरा मतलब लेयर जो हमारे लंग्स को सपोर्ट कर रही है, लंग्स को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोरैसिक चैम्बर है, ये पूरा थोरैसिक चैम्बर है इसके बाहर वाला। जब ये एक्सपैंड होगा ना, ये एक्सपैंड होता है जब एयर इन आती है, तो उस वक्त हमारे लंग्स के वॉल्स को बचाने के लिए हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, प्लूरा जिसे हम बोलते हैं, आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा। इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है और उस कैविटी को हम नाम देते हैं प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी के अंदर ये देखो, ये जो है ना, ये पूरी कैविटी है, ये कैविटी है, स्पेस है, इन 2 लेयर के बीच का स्पेस है। इस स्पेस के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, लिब्रिकेशन के लिए। जब ये एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस वक्त ये दोनों जो लेयर होंगी, आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा, ये दोनों एक दूसरे पर फिसलेंगी, और उस फिसलने के वक्त इन दोनों का वियरिंग एंड टियरिंग ना हो। फ्रिक्शन पड़ा है ना फिजिक्स में, फ्रिक्शन में क्या होता है, जब एक चीज दूसरे के ऊपर घिसते हैं हम तो हीट प्रोड्यूस होती है, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ डैमेज होता है। डैमेज बड़े स्केल पर जब फ्रिक्शन होता है तब। तो यहाँ पर क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, दोनों लेयर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो इनमें छोटी सी भी अगर एक दूसरे के साथ टच हो गए या फिर एक दूसरे के ऊपर घिस गए तो इनका डैमेज हो सकता है। वो डैमेज को रोकने के लिए हमारे पास फ्लूइड होता है जो लिब्रिकेशन का काम करता है। और यहाँ पे देखो, प्लूरल फ्लूइड प्रिवेंट्स वॉल डैमेज ड्यूरिंग ब्रीदिंग के वक्त, दोनों तरफ से ब्रीदिंग के वक्त ये इसको डैमेज से बचाता है। ये है हमारा डायफ्राग्राम हमारा एक मस्कुलर पार्टीशन होता है एब्डोमिनल एंड थोरैसिक कैविटी। ये जो ऊपर जहां पर हमारा लंग्स है वो हमारी हुई थोरैसिक कैविटी। कौन सी कैविटी? थोरैसिक कैविटी। और इसके नीचे का जो पोर्शन होता है, जो जिसमें पेट आता है, जिसमें लीवर आता है, ये सब कैविटी कौन सी हो जाती है? जिसमें किडनीज भी आते हैं, तो वो हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, डायफ्राग्राम ब्रीदिंग के वक्त बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और यही तो पढ़ना है हमें। आगे जब हम डिटेल में जाएंगे ना, तो डायफ्राग्राम का फंक्शन तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएगा, डायफ्राग्राम कुछ होता है करके। बस अभी के लिए इतने याद रखो, एक अच्छी सी एक अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है ना डायफ्राग्राम।
ठीक है, ये जो दिख रहा है ना यहां पर, राइट साइड का जो लंग्स होता है वो ज्यादा बड़ा होता है इन कंपेयर टू लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का छोटा क्यों होता है, और लेफ्ट साइड का नैरो भी होता है। ये जो लेंथ होती है ना लेफ्ट साइड वाले की कम होती है, और ये कम क्यों होती है, क्योंकि यहां पर हम दिल को जगह देते हैं, है ना। हम यहाँ पर किसको जगह देते हैं, दिल को जगह देते हैं, इसलिए ये थोड़ी इस साइड में, दिल यहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है ना दिल हमारा। जिस जिस जगह पर दिल होता है, जिस जगह पर दिल होता है और जिस जगह से ईसोफेगस पास करती है, ठीक है, इस एरिया को क्या कहते हैं हम, कहा लिखे, यहां लिखते हैं, यहां लेके आते हैं इसको हम, ये आया यहां पर, यहां पर, इसको हम कहते हैं मीडिया, मीडिया मीडिया स्टेनम, ठीक है। इसको हम, इस जगह को हम कहते हैं मीडिया स्टीनम, जहां पर जिस जगह हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट जिस जगह प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस जहां से पास करती, ईसोफेगस हार्ट के थ्रू पास नहीं करती, उस एरिया का नाम, उस एरिया को कह रहा हूं मैं। मान लो जैसे इसके पीछे से कहीं ईसोफेगस साइड से जा रही होगी, तो इसको, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, मीडिया स्टीनम, ठीक है। तो चलो, लगता है मुझे आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्दर फ्यूचर यूज के लिए। आप ये देखो, ये व्यू में अच्छा दिख रहा है, इस व्यू में अच्छा दिख रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है इस व्यू में, हाँ इसी व्यू में सब कुछ कवर हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखो, पाथ ऑफ एयर। अब थोड़ा समअप कर लेते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स में एटमॉस्फेरिक एयर एंटर की नॉस्ट्रिल से, फिर वो फेरिंग्स में गई। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एक चैम्बर होता है, फेरिंग्स एक चैम्बर होता है जिसमें फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है, ठीक है, कॉमन पॉइंट बोल दो। फिर होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल। लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया में आई, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स से सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी से टेरिशियरी, टेरिशियरी से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई में आई, ठीक है। अब एल्वियोलाई वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखा था हमने पीछे, ऐसे जैसे ये मान लो ये हमारा, ये इस तरह से ब्रांचिंग हो रही थी, और फिर यहाँ पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे। तो ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स थे उस डायग्राम में, वो एल्वियोलाई थे, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। 300 मिलियन होते हैं, 300 मिलियन, कैन यू इमेजिन, इतने ज्यादा एल्वियोलाई हमारे लंग्स के अंदर होते, 300 मिलियन। और ये क्या करते, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन करवाते। इसी के बारे में एक पूरा चैप्टर है, एल्वियोलाई के बारे में है। फिर किस तरह से एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेरिक कंटेंट और हमारा जो बॉडी का टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वो किस तरह से एक्सचेंज होता है, वो एल्वियोलाई में ही सीखेंगे हम। अभी के लिए ये जान लो, नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है, और एल्वियोलाई से आगे, एल्वियोलाई के बाद एल्वियोलर डक्ट भी आते हैं, वो एक्सचेंज पार्ट कहलाते हैं, एक्सचेंज पार्ट। तो दो पार्ट होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। अब देखो कंडक्टिंग पार्ट का रोल क्या है। कंडक्टिंग का रोल ये है कि वो एटमॉस्फेयर से एयर अंदर लाता है और एल्वियोलाई तक लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट इट टू एल्वियोलाई। या तो एल्वियोलाई में जो CO2 आता है, हमारे सेल से जो CO2 एल्वियोलाई के पास जाता है, वो बाहर इसी कंडक्टिंग पार्ट से जाता है, इसी कंडक्टिंग पार्ट से जाता है। अब ये कंडक्टिंग पार्ट, एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो हमारे भी इस पाथ में म्यूकस होता है, हमारे नॉस्ट्रिल्स में हेयर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, इन सभी डस्ट पार्टिकल्स को, इन सभी पॉलेंस को ट्रैप कर लेते हैं, लंग्स तक पहुंचने नहीं देते, क्योंकि लंग्स हमारा बहुत सेंसिटिव है, लंग्स हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। और एक काम करते हैं, जो हमारा बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है 37,
उतना ही टेम्परेचर का एयर हमारे बॉडी के अंदर एंटर करना चाहिए। अब मान लो बाहर बहुत ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में कुछ 18 से 20 होगा अगर एयर का टेम्परेचर उस वक्त 18 से 20 होगा, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर का 37 और बाहर के 18 या 20 वो जैसे आपके अंदर जाएगी, आपका मतलब पूरा बॉडी सिस्टम हिल जाएगा। उतना 20 या 25 या 30 भी गया, 30 भी गया एयर, 30 डिग्री सेल्सियस वाला एयर भी अंदर गया तो बॉडी हिल जाएगी आपकी। तो वैसा ना हो इसलिए हमारा हीटिंग करता है, हमारा ये कंडक्टिंग पार्ट होता है वो हीटिंग करता है। बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, वो ब्लड वेसल्स में जो टेम्परेचर बना हुआ होता है वही एक्सचेंज हो जाता है एयर के साथ, फिर हमारे अंदर 37 डिग्री वाली एयर आती है। मतलब पहले जो भी हो, मान लो 20 थी पहले, 20 डिग्री 20 से 37 हो गई, ज्यादा होगी तो वो तो बात अलग है ना, ज्यादा होगी तो ये कुछ कर नहीं सकता, ये 37 ही रखने की अपनी कोशिश करेगा। अब आते लास्ट पार्ट पर और वो है हमारा रोल ऑफ एक्सचेंज पार्ट। तो रोल ऑफ एक्सचेंज पार्ट ज्यादा कुछ नहीं है, इसका सिर्फ एक काम है, ऑक्सीजन, इस यहीं पर लिख लेता हूं मैं, ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज, यही होता है। O2 एंड CO2 को एक्सचेंज करना एल्वियोलाई यानी कि एक्सचेंज पार्ट का काम होता है। तो मुझे लगता है यहां तक हमें चीजें समझ में आ चुकी है। वापस से एक बार डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कहां पर है, एक मिनट, डायग्राम ये देखो, वापस से एक बार इसे देख लो। किसी ने स्क्रीनशॉट पहले निकाला नहीं था तो अच्छे से निकाल लो इसका स्क्रीनशॉट और अच्छे से इसको लेबल कर लो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा रखते हैं कि आपको समझ में आया। बहुत सारे पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ वहां की कोई ऐसे वैसे पॉइंट है ही नहीं इसमें। ये कर लोगे कुछ नीट का, अगर इसी के रिलेटेड, इसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ नीट के क्वेश्चंस होंगे वो लगा के देखो, लग जाएंगे आपसे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है ये पूरा, जो ये वीडियो है ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट है। तो अगले वीडियो में हम और डिटेल में जाएंगे, एल्वियोलाई का फंक्शन देखेंगे, कुछ किस तरह से एक्सचेंज होता है ये देखेंगे, हैमबर्गर फिनोमेना क्या होता है ये देखेंगे, और क्लोराइड शिफ्ट क्या होती है ये देखेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।